नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं सोशल शर्मा जी। चलिए मेरे साथ सोशल स्टडीज़ की दुनिया में, जहां हम हिस्ट्री से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने की कोशिश करेंगे, ज्योग्राफी के फैसिनेटिंग कंसेप्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे, पॉलिटी की ताकत को समझेंगे और ये देखेंगे कि इकोनॉमी किस प्रकार से हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो चलें। तो चलो बच्चों, आज हमें पढ़ना है 10th क्लास सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, और ये थर्ड लेक्चर है पावर शेयरिंग का। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जिनमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर किए हैं। ठीक, तो उनको देखिएगा कौन कौन से लेक्चर हो चुके हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, फर्स्ट लेक्चर में यानी कि C1L01 में हमने व्हाट इज पावर शेयरिंग, केसेस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, है ना, ये कवर करा। उनकी एथनिक कंपोजिशन हमने कवर करी। ठीक, और क्या क्या उन्होंने अप्रोचेस को अपनाया, लाइक मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है ना। हमने ये भी देखा कि वाई पावर शेयरिंग इज गुड एंड डिजायरेबल, और प्रोडेंशियल और मोरल रीजंस दोनों पर पावर शेयरिंग जो है वो बेटर होती है। ठीक, चलिए, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पर डायरेक्टली आपका नेक्स्ट चैप्टर सिविक्स का डिपेंड करता है, जो कि है फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो बेसिकली 4 फॉर्म्स पढ़ेंगे हम। ठीक, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर यानी कि पावर डिवीजन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, पावर डिवीजन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हाउ सोशल ग्रुप्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पावर शेयरिंग। फिर आता है बाय द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। तो ये सारी चीजें एक कंट्री में किस प्रकार से पावर शेयरिंग को इन्फोर्स करती हैं, एंश्योर करती हैं, है ना, और डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला कुछ इंट्रोडक्शन, जाहिर सी बात है ना, डेमोक्रेसी का एसेंस है पावर शेयरिंग। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। तो बहुत ही लंबे समय तक ये राजा कल्चर में बिलीव किया जाता था, है ना, कि ऑल पावर, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो, चाहे वो जुडिशियल पावर हो, ये सारी पावर्स जो है ये एक पर्सन में हुआ करती थी, जिसको बोलते थे अपन किंग। समझ में आई बात। तो किंग ही लॉज बना रहा है, किंग के लोग या किंग ही उनको इंप्लीमेंट कर रहा है, और न्याय भी कौन दे रहा है? राजा। तो ऐसा बहुत लंबे समय तक माना गया था। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू एनफोर्स देम। तो ऐसा माना जाता था कि अगर हम पावर को डिवाइड कर देंगे अलग अलग लोगों में या बहुत सारे लोगों में या अलग अलग लेवल्स पे, तो क्विक डिसीजंस नहीं हो पाएंगे, है ना। पर ऐसा गलत था। ठीक, बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जैसे ही डेमोक्रेसी आई, ये नोशंस चेंज हो गए, है ना, और डेमोक्रेटिक सेटअप में पावर को बहुत सारे लोगों में डिवाइड किया जाता है, और यही एसेंस है डेमोक्रेसी का, है ना। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ठीक, तो जितना ज्यादा पावर डिवीजन डेमोक्रेसी में होगा, उतना बेहतर डेमोक्रेसी होगी अपनी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो पीपल ही सोर्स है सारी पॉलिटिकल पावर के। ठीक, तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। बिल्कुल, तो डेमोक्रेसी में पीपल ही अपने आप को रूल करते हैं थ्रू सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, तो इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। तो एक डेमोक्रेसी में जितने भी डाइवर्स ग्रुप्स हैं या डाइवर्स व्यूज हैं, डाइवर्स आइडियोलॉजीज हैं, है ना, डाइवर्स बिलीव्स हैं, उन सबको अकोमोडेट करना पड़ता है। वही एक अच्छी डेमोक्रेसी है। ठीक, एवरीवन हैज ए वॉइस इन शेपिंग द पब्लिक पॉलिसीज। तो पब्लिक पॉलिसीज को या लॉज बनाने को या पॉलिसीज बनाने में हर व्यक्ति के विचारों को शामिल किया जाए, यही बेहतर डेमोक्रेसी है। ठीक, तो डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छी चीज होती है, नो डाउट। एक ऐसा प्लेन होता है डेमोक्रेसी जिसको पैसेंजर्स चलाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। ठीक, तो इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। तो जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी में आपको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ता है जिसमें मैक्सिमम पीपल पार्टिसिपेट कर सके। ठीक, चलिए, तो ये सिंपल है। देखिए, ये सब चीजें किताबों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ठीक है, इन सब चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना एक चैलेंज है। ठीक है, और वही चैलेंज हम फेस कर रहे हैं इंडिया में भी।
ध्यान रखिए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से अपन आते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो हमें बेसिकली 4 फॉर्म्स पढ़ेंगे हम, है ना। देखते हैं अपन कौन कौन से फॉर्म्स पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बता दूं। ध्यान रखिएगा, ये हमारा सिस्टम है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया है पहले भी कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो हमारी जो गवर्नेंस है बेसिकली वो कहां पे लिखी हुई है, पूरा सिस्टम हमारा जो दिया हुआ है कि हम किस सिस्टम से रूल होंगे, वो लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ध्यान रखना, कहां लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेटअप है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है 3 पावर मेजरली शेयर करता है, और भी बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऐसा ना, धीरे धीरे अपन आगे पढ़ेंगे। पर बेसिकली मेजरली कॉन्स्टिट्यूशन 3 पावर शेयर करता है, लेजिस्लेटिव पावर या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर। 3 पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शेयर करता है। तो लेजिस्लेटिव पावर या लेजिस्लेचर हमारे देश में जो है ना, वो सिंगल नहीं है पूरे देश के लिए। ठीक, वो डिवाइडेड है किस किस लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर। ठीक, तो सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है हम उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है हम उसको बोलते हैं विधानसभा। ये हर स्टेट की अलग अलग है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। ठीक, सभी की अपनी अपनी विधानसभा है, और कुछ जो स्टेट्स नहीं है लाइक अपना दिल्ली, उनके पास भी विधानसभा है, ये अपन देखेंगे बाद में, और भी एग्जांपल्स हैं ऐसे। ठीक, फिर थर्ड लेवल पे आता है लोकल लेवल। तो रूरल एरियाज के लिए पंचायत और अर्बन एरियाज के लिए म्युनिसिपैलिटी। ये भी एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने के लिए। ठीक, इनके पास भी अपनी खुद की पावर्स हैं, है ना। एक छोटा सा एक तरीके से क्या है, गवर्नेंस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव पावर हमारे देश में डिवाइडेड है थोड़े समय के लिए। अभी अपन ये लोकल गवर्नमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी अपन ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया में जो लेजिस्लेटिव पावर है वो 2 लेवल पर डिवाइडेड है, पार्लियामेंट और विधानसभा, मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच में, है ना। इसी को बोलते हैं, सिंपल शब्दों में यही कहलाता है फेडरल सिस्टम। ध्यान रखिएगा, फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, इज दैट सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइड होती है, या फेडरल या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है ना, सेंटर को अपन फेडरल भी कहते हैं, यूनियन भी कहते हैं, सेंट्रल भी कहते हैं, और इसी को बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये पावर डिवीजन कैसे है, तो भैया ये सब्जेक्ट्स के बेसिस पर है। किस बेसिस पर है, सब्जेक्ट्स के बेसिस पर। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो नेशनल लेवल के सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट, जितने भी सब्जेक्ट नेशनल लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, वो सब्जेक्ट दे रखे हैं सेंट्रल पार्लियामेंट को। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको डिफेंस, क्या हो गया ये, डिफेंस एक सब्जेक्ट है जिसमें सेंट्रल पार्लियामेंट लॉज बनाती है। डिफेंस के बाद आपका हो गया रेलवेज, फिर उसके बाद कम्युनिकेशंस, फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन रिलेशन। ये सारे टॉपिक्स जो कि पूरी कंट्री को इफेक्ट करते हैं, है ना, उन सभी टॉपिक्स पर कौन लॉ बनाएगा, सेंटर। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लॉ बनाएगा। ठीक, फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल कल्चर हो गया, हर स्टेट का अपना खुद का कल्चर है, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। ठीक है ना, तो स्टेट को भी बहुत सारे पावर्स मिले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फॉर एग्जाम्पल बताऊं कि भाई सेंटर को, सेंट्रल पार्लियामेंट के पास 100 सब्जेक्ट है इस प्रकार के जो मैंने बताया, स्टेट के पास 61 सब्जेक्ट्स हैं। 61 सब्जेक्ट्स पे केवल स्टेट लॉज बनाएंगे, और 100 सब्जेक्ट्स पे केवल सेंट्रल लॉ बनाएगा। ठीक, और अब ये स्टेट के सब्जेक्ट के एग्जांपल क्या है भाई सर, तो जैसे पुलिस सब्जेक्ट किसका है, स्टेट का है। तो आपने देखा होगा भाई यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, है ना। तो जो पुलिस सब्जेक्ट है वो स्टेट का है, मतलब पुलिस के रिगार्डिंग जो भी लॉज बनेंगे वो कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। ठीक, फिर आता है अपना एग्रीकल्चर किसका स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक, तो नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स स्टेट्स को दिए गए हैं, किसने दिए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने। ध्यान रखिएगा, तो पहले से ही सब कुछ डिवाइडेड है कि ये पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है हमको। ठीक, और इसी पावर शेयरिंग को जब हम अलग अलग लेवल्स पर डिवाइड करते हैं पावर को, तो उसे बोलते हैं
power sharing between different levels is called levels of government is called vertical division of power. क्या बोलते हैं इसको? vertical division of power, जो कि साफ साफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्रिस्टल क्लियर, कोई विवाद का, कोई कॉन्फ्लिक्ट का विषय नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है भैया? तो ध्यान रखिए, बार बार रिपीट करता हूं चलूंगा मैं। 100 सब्जेक्ट्स सेंट्रल पार्लियामेंट के पास है या फेडरल पार्लियामेंट के पास है। 61 सब्जेक्ट्स स्टेट विधानसभाओं के पास हैं, उन पर वो लॉज बनाएंगे अपने अपने स्टेट के हिसाब से। ये सारे टॉपिक्स जो है, ये 61 टॉपिक्स जो है, 61 सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट के पास हैं और इन 61 सब्जेक्ट्स पर स्टेट लॉज बनाएंगे। अब देखिए एक बात समझिए, तो क्या सर, क्या स्टेट सेंटर में लॉ बना सकता है सेंटर के सब्जेक्ट्स पर, या सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है? तो यही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बिल्कुल, देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन विच सेंटर कैन मेक लॉज इन स्टेट सब्जेक्ट्स बट देयर इज नो कंडीशन इन विच स्टेट कैन मेक लॉज इन सेंट्रल सब्जेक्ट। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेवल पे होता है, जैसे मैंने कहा ना भाई, यूनियन पार्लियामेंट जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में डिवाइडेड होता है, ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा में कहीं ना कहीं स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है उसका कुछ भी लेना देना नहीं है सेंटर के लॉज से, नहीं, बिल्कुल स्टेट भी टेक पार्ट करता है राज्यसभा के थ्रू जो है सेंट्रल के लॉज मेकिंग में। क्लियर है? तो देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहा हूं मैं चीजों को, बहुत सिंपल चीजें हैं ये, पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, तो यहां तक हमें समझ में आया, ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो यहां पर इस चैप्टर के हिसाब से ये चीजें मैं और भी समझाऊंगा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में, पर अभी इस चैप्टर में हमें यह समझना है कि सर हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी कर रखा है पावर का। हॉरिजॉन्टल मतलब जब हम डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा एग्जीक्यूटिव एक ऑर्गन हो गया, ठीक है, और लेजिस्लेचर एक ऑर्गन हो गया, एग्जीक्यूटिव एक ऑर्गन हो गया, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशरी एक ऑर्गन हो गया। ठीक, तो जब हम ऑर्गन्स में डिवाइड करते हैं पावर को, तो हम उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर या हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। लेकिन जब हम लेवल्स में डिवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, रूरल लेवल पर और अर्बन लेवल पर, मतलब लोकल लेवल पे, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। और ये डिवीजन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ दे रखा है अलग अलग पार्ट्स में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होता है ना, इसमें जैसे कि लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, इनको एक लेवल पे रखा गया है ना। इनमें से कोई भी एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं है और इनमें से एक दूसरे पर नजर रखने के काम आती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई ऐसा लॉ बना पार्लियामेंट से जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लो मोदी जी के पास लोकसभा में 500 सीटें हैं और राज्यसभा में भी लगभग 200 के ऊपर सीटें हैं। तो एक तरीके से फुल पावर आ गई है किसके पास, किसी भी गवर्नमेंट के पास जिसके पास स्पेशल मेजोरिटी से भी ऊपर सीटें हों, ठीक, लोकसभा राज्यसभा, तो वो चाहे तो कुछ भी लॉज बना सकते हैं, है ना, पर ऐसा नहीं है। तो ये जो सेटअप किया है, ध्यान रखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यही बोलता है कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट से पास होगा, ठीक है ना, उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशरी उस लॉ को रिव्यू कर सकती है और ये देख सकती है कि भाई वो लॉ कोई आपका फंडामेंटल राइट तो ब्रेक नहीं कर रहा है, या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर जुडिशरी को ये लगता है कि ऐसा लॉ पार्लियामेंट ने पास कर दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर को पावर है अपनी सेपरेट, एग्जीक्यूटिव को पावर है अपनी सेपरेट, और जुडिशरी को पावर है अपनी सेपरेट। और जब अपन हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखती हैं, ठीक, और एक बैलेंस बना के चलती हैं, ठीक है ना, ताकि कोई भी एक जो है ऑर्गन वो दूसरे ऑर्गन को अंडरमाइन ना कर सके, नीचे ना कर सके। ठीक, तीनों के पावर्स क्लियरली स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, अब चूंकि हमारा एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, तो यहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में गहरा संबंध है ना, डिटेल में नहीं जा रहा हूं अगेन। ठीक, इस पूरे चैप्टर के हिसाब से जो हमें समझना है वो है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर ज्यादा गहरे में फिर डूबने की आशंका है। ठीक, चलो, तो इतना याद रखना अपने को इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से
कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, जब पावर व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, और इसी को बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि ये एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि कोई एक दूसरे की पावर को अंडरमाइन ना कर सके, ठीक, एक दूसरे को सबऑर्डिनेट ना कर सके या कुछ अननेसेसरी ओवररीच ना कर सके, ठीक। चलो, फिर जब पावर को शेयर करते हैं अपन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, जैसे बेल्जियम में किया था, ठीक है, इंडिया में कर रखा है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो बस इसी चीज को हमको अब लिखना सीखना है कि भाई ये क्या होता है। चलिए आगे। तो देखो ये ठीक है, बताया है कि भाई इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने किस प्रकार से लगभग 100 सब्जेक्ट पार्लियामेंट को दे रखे हैं और हर स्टेट को 61 सब्जेक्ट दे रखे हैं, सभी के पास 61 सब्जेक्ट्स हैं। तो हर स्टेट अपने अपने एरियाज के लिए लॉज बनाता है, ठीक, और जो सेंट्रल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाती है। जो जिन टॉपिक्स पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया वो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, और जिन टॉपिक्स पर जो स्टेट के पास है, जिन टॉपिक्स पर स्टेट अपने अपने एरिया के लिए लॉज बनाते हैं। चलो आगे देखिए फटाफट। तो अब आते हैं अपन, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। तो बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन 4 बेसिक फॉर्म हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, 4 बेसिक फॉर्म्स हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो पहला है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक। फिर आते हैं अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, तो अलग अलग लेवल्स की बात कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, क्योंकि देखो सोशल ग्रुप्स का भी बहुत जबरदस्त रोल होता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में या डेमोक्रेसी में, है ना। सोशल ग्रुप्स भी बहुत सारी पावर एग्जर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई महिला आयोग है ना, विमेन कमीशन। तो विमेन कमीशन एक पावरफुल कमीशन है, किसके लिए काम करता है वो, महिलाओं के लिए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास सिस्टम्स हैं जिससे पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो महिला आयोग क्या करता है, विमेन कमीशन क्या करता है, गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाती है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है ना, उस पॉलिसी को चेक करता है, उसमें देखता है कि भाई महिलाओं के लिए सारे प्रावधान है कि नहीं, सारे प्रोविजंस है कि नहीं, है ना। और जो प्रोविजंस करवाने हैं महिलाओं के लिए वो करवाता है। गवर्नमेंट को एक तरीके से मजबूर करते हैं ये सारे इंस्टीट्यूशंस कि वो महिलाओं के लिए काम करें। ऐसे ही जो हमारे देश में SC है, ST है, उनके लिए भी कमीशंस हैं। तो कहने का मतलब है कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप सोशल ग्रुप्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो ऑर्गेनाइज्ड होकर आप गवर्नमेंट पर प्रेशर बना सकते हैं, पावर शेयरिंग करवा सकते हैं, गवर्नमेंट से बहुत सारे पावर्स ले भी सकते हैं, ठीक। चौथा है बाय द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप में ही गवर्नमेंट पर पावर एक्सर्ट करती हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे वो ऑपोजिशन हो। फिर प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, मूवमेंट्स क्या होते हैं, ये सब अपन देखने वाले हैं इस टॉपिक में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला आता है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवीजन, तो बताया आपको, इसी को अपन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। तो पूरा गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली 3 पावर्स में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइडेड होता है, ठीक। और ये तीनों जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये होते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए, एक दूसरे पर नजर रखते हैं, है ना। लेजिस्लेचर, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर को पावर दी है, अगर उससे ज्यादा पावर यूज करने का प्रयास करता है लेजिस्लेचर, तो जुडिशरी उसको रोक देगा, ठीक। जुडिशरी अगर अपने एरिया, जो स्पेसिफाइड एरिया उसको प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अगर वहां से ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो लेजिस्लेचर उसको रोक देगा। तो ये बैलेंस बनाने के लिए ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। तो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। It is called horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at same level to exercise different power. ये सेम लेवल पर है, ठीक, बराबर है, तो अपनी अपनी पावर को एक्सर्ट करते हैं। थस नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्साइज अनलिमिटेड पावर, ताकि कोई एक ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर को एक्साइज ना कर पाए। इसीलिए इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। शॉर्ट नोट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस या बैलेंस ऑफ पावर, ठीक। तो यही शॉर्ट नोट लिखना है अपने को, यहां से ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। अपन NCERT से ही पॉइंट्स उठाएंगे, ध्यान रखिएगा, सिंपल शब्दों में और टू द पॉइंट। चलिए, तो मेरे ख्याल समझ में आया, इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक।
मल्टीपल चॉइस भी इससे बन सकता है। जैसे क्वेश्चन आपको आ गया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तो ये क्वेश्चन बन गया कौन सा सिस्टम चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम भी कहलाता है। तो वो आपको बोल देगा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ये ए बी सी डी, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक। फिर उसके बाद बोल देगा सोशल मूवमेंट्स बोल देगा, फिर उसके बाद कुछ भी दे देगा, है ना। तो आंसर विल बी हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो अलग अलग डिफरेंट लेवल पर पावर डिवाइडेड होती है, ठीक। किसी भी गवर्नमेंट में इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ध्यान रखिएगा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है देख लेते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अ जनरल गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री, एक गवर्नमेंट पूरे एंटायर कंट्री की, ठीक। एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, रीजनल लेवल मतलब स्टेट लेवल पे, तो पूरी कंट्री गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो पूरी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इस गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर भी होती है, एग्जीक्यूटिव भी होती है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा आगे, द गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। हमारे में बोलते हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट, इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक। तो पावर इज सिंपली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बताया मैंने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी साफ साफ लिख रखा है कि ये पावर डिवाइडेड है और किसको कितनी पावर मिली है। और यही है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है फेडरलिज्म सिविक्स का, जिसमें हम ये पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है, सेंटर को कितनी पावर है, स्टेट को कितनी पावर है, फेडरेशन क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है ना, और क्या इंडिया एक फेडरेशन है कि नहीं है, ठीक। वी विल सी इन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो हायर और लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है इंडिया में, ठीक। तो डिटेल में इसको देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी अगर आपसे पूछता है वो कि शॉर्ट नोट लिखना है अभी अपने को वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पे या पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स पे, तो ये पॉइंट वाइज अपने को लिखना है कि भाई एक कंट्री को अपन सिंपली डिवाइड कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर स्टेट गवर्नमेंट में, उन दोनों के बीच में पावर डिवीजन को ही वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। और ये डायग्राम, ठीक, डायग्राम्स बनाने हैं भैया, ये सारे डायग्राम्स मैंने जो बनाए हैं ये ऐसे ही नहीं बनाए हैं, है ना। ये फ्लो चार्ट बनाना है आपको, है ना। गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट की 3 पावर से बेसिकली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक। तो ये डायग्राम्स भी आपको बनाने हैं साथ साथ। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अपन ने 2 चीजें पढ़ी हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखो अब यही हुआ कि भाई श्रीलंका ने ये जो फेडरल सिस्टम है ये अपनाया नहीं। श्रीलंका ने सारी पावर सिन्हालीज पीपल ने अपने हाथ में रखी और जो लोकल लेवल पे जो स्टेट्स थे, है ना, जहां पर तमिल पॉपुलेशन थी, उनको बिल्कुल भी पावर नहीं दी, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं अपनाया, ये प्रॉब्लम करी। वहीं बेल्जियन मॉडल में क्या किया भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट तो थी ही एक, सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट थी एक, उसके बाद उन्होंने फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन दोनों के लिए सेपरेट गवर्नमेंट्स बनाई स्टेट लेवल पे, फिर ब्रसल्स के लिए अलग गवर्नमेंट बनाई, और कुछ टॉपिक्स जैसे मैंने कहा लैंग्वेज, कल्चर, है ना, लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, इन टॉपिक्स के लिए तो उन्होंने हर कम्युनिटी के लिए अलग गवर्नमेंट बना दी, जिसको बोला कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो जिसका काम क्या था, केवल इन 3 टॉपिक्स पर डिसीजन लेगी, ठीक। तो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट बेल्जियम ने करा, श्रीलंका ने नहीं करा, तो उसका नुकसान श्रीलंका को हुआ। तो दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। बिल्कुल यही जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है इसी को बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक। चलिए तो मेरे ख्याल समझ में आ गया। सेम प्रिंसिपल्स कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। तो कई बार कुछ कुछ कंट्रीज में केवल 2 लेवल्स होते हैं, सेंटर और स्टेट, पर हमारे यहाँ 3rd लेवल है क्योंकि हम बहुत बड़ी कंट्री हैं,
ठीक, तो उसको लोकल लेवल भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक, तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी पावर शेयर कर सकते हैं अपन, जिसको अपन बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत हमारे देश में। ठीक है, फर्दर आगे देखो अब फटाफट। अब देखो यहां पर एक ये कैरिकेचर है कि इन 2005 सम न्यू लॉज वेयर मेड इन रशिया गिविंग मोर पावर टू इट्स प्रेसिडेंट। तो रशिया में नए लॉज बने, पावर दिए प्रेसिडेंट को। ये पुतिन है, ये बुश हैं, जॉर्ज बुश, ये डेमोक्रेसी का घोड़ा चल रहा है। ठीक, और वी गोटा कीप द रेन टाइट व्लादिमीर। अब देखो यहां पे रेन क्या होता है भैया, इसको बोलते हैं लगाम। क्या बोलते हैं? लगाम, है ना, लगाम, घोड़े की लगाम होती है ना, उसको बोलते हैं रेन। तो इसको टाइट रखना है, मतलब डेमोक्रेसी के घोड़े को खींच के रखना है। तो इसलिए रशिया में जो पुतिन साहब थे, इन्होंने अपने आप को या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपने आप को पावर्स दी, ऐसे लॉज बनाए ताकि ये कंट्रोल करके रख सके, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर कर सके, पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये एक कार्टून है रेनिंग द रेन्स, ध्यान रखिए। तो ड्यूरिंग द सेम टाइम द यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड रशिया, व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस कार्टून इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो डेमोक्रेसी का रियल मतलब होता है कि पावर को डिवाइड करना, सभी में पावर को शेयर करना, और कंसंट्रेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि पावर किसी एक व्यक्ति में या कुछ लोगों में होना पूरी। ठीक, तो ये डिफरेंस है डेमोक्रेसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर में। ठीक, तो इस कार्टून के माध्यम से ये समझाया गया है कि कुछ लीडर्स होते हैं कभी कभी जो वो डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, जो कि एक क्या है, नेगेटिव एट्रीब्यूट है। ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट शेयरिंग ऑफ पावर, नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ठीक, फर्दर देखते हैं आगे। चलो अब आते हैं सोशल ग्रुप्स का क्या रोल होता है भाई, ध्यान रखना। तो एक डेमोक्रेसी में सोशल ग्रुप्स का बहुत जबरदस्त रोल होता है। तो पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो बहुत सारे धार्मिक ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं। तो हमारे देश में भी कई संस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या करते हैं, कलेक्टिवली गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि वो पावर को शेयर करे। ठीक, चलो तो देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में थी, जो है ना, वो एग्जांपल बढ़िया था इसका। In some countries, there are constitutionally and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in legislature and administration। बिल्कुल, तो कुछ देशों में कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसे प्रोविजंस हैं, इंडिया में भी है ना, जैसे विमेन्स के लिए रिजर्वेशन है। अभी तो नया बिल आ चुका है 2023 में, है ना, विमेन रिजर्वेशन बिल इन पार्लियामेंट, पढ़ेंगे हम वो भी 3rd चैप्टर में सिविक्स के। ठीक है, तो लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन का बिल होता है विमेन के लिए, है ना, और जो वीकर सेक्शन है उनके लिए रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है एक्स्ट्रा। ठीक, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनिएटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ऐसी व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि जो वीकर सेक्शंस हैं और जो विमेन्स हैं, है ना, और जो एक तो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उनको गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिल सके, ताकि उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी पॉलिसी मेकिंग में, लॉज में उनके इंटरेस्ट भी शामिल किए जा सकें। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके पास कहने का मतलब इतनी फाइनेंशियल और इतनी पावर नहीं है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करवा लें गवर्नमेंट में। ठीक है, ताकि वो एलिनिएट ना हो, एलिनिएट मतलब अलग थलग ना पड़ जाएं डेमोक्रेसी में, इसलिए कुछ प्रोविजंस ऐसे किए जाते हैं और इन्हीं को बोलते हैं सोशल ग्रुप्स। ठीक है, जैसे हमारे देश में विमेन एक सोशल ग्रुप मान लिया अपन ने, है ना, फिर आ गए SC ST OBC, ये सब सोशल ग्रुप्स हैं। ठीक, इनको रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, पावर शेयरिंग को अपन इंश्योर कर सकें, है ना। चलिए, तो दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। बिल्कुल, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी पावर में फेयर शेयर मिल सके, तो ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए की जाती हैं, उनको बोलते हैं सोशल ग्रुप्स। तो ये सोशल ग्रुप्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट पर कहीं ना कहीं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्लियर है, और गवर्नमेंट से पावर को लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना महिला आयोग हो गया, तो महिला आयोग मतलब विमेन कमीशन, ये कहीं ना कहीं प्रेशराइज करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाए उसमें विमेन के लिए स्थान हो, गुड कंडीशंस हो। बहुत सारे आइडियाज गवर्नमेंट को देती है कि महिलाओं की बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही SC कमीशन है, ST कमीशन है। ठीक, तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स है और उनका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो अगला है बाय द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक, अब इसमें क्या होता है भाई, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, मूवमेंट्स क्या होते हैं, सोशल मूवमेंट्स, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट जो है उस पर प्रेशर बनाती है ना, जो पब्लिक की ओपिनियन है उसको अफेक्ट करती है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपस में कंपटीशन करती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, है ना, जनता को लुभाने का प्रयास करती हैं, अलग अलग जो है वो मैनिफेस्टो लेके आती हैं, अलग अलग वादे करती हैं, जिससे एक कंपटीशन का माहौल होता है ना, और पावर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। ठीक, सभी लोगों में पावर डिवाइड होता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है ना, तो फटाफट देखो, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन वेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं जैसे किसान आंदोलन, है ना, ये सब क्या करते हैं, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, जो पावर में है उनको कहीं ना कहीं उन पर दबाव और इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यदि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपन गवर्नमेंट को, तो जाहिर सी बात है ये पावर शेयरिंग ही है, उससे कहीं ना कहीं पावर ले ही रहे हो आप। तो इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर। तो डिफरेंट कंटेंडर्स हैं पावर के, बहुत सारी पार्टीज हैं, सभी पावर के लिए क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं। ठीक, तो इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। तो डिफरेंट पार्टीज के बीच कंपटीशन होता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है बहुत। सच कंपटीशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, किसी एक हाथ में ना रहे पावर, बहुत सारे हाथ में रहे। तो कहीं ना कहीं देखो, जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी की आज गवर्नमेंट है वो अकेले बीजेपी की नहीं है, बीजेपी के साथ कुछ और भी पार्टीज हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया है गवर्नमेंट बनाने में। तो कहीं ना कहीं जो पार्टीज हैं वो अलग अलग आइडियोलॉजीज की होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग उनके क्या होते हैं, टारगेट्स होते हैं, है ना, अलग अलग गोल्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब सारी पार्टी, बहुत सारी पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन एंश्योर होता है गवर्नमेंट में। क्लियर, चलो। तो in a long run power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups। तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने कहा है, बहुजन समाज पार्टी है ना, ये समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टी है, बीजेपी है, तो ये अलग अलग पार्टीज है। ये AIMIM है ना, असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी है ये। तो ये कहने का मतलब ये है कि हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, और कहीं ना कहीं अगर वो पार्टी गवर्नमेंट में आती है या गवर्नमेंट को सहयोग भी करती है, हेल्प भी करती है, तो कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग एंश्योर होती है। चलो, तो मतलब मैं फोकस पावर शेयरिंग पे ही रखा हुआ हूं इस चैप्टर में, है ना, इधर उधर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक, चलो, तो अब आते हैं, देखो, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more parties form an alliance to contest elections। तो कभी कभी क्या होता है, पावर शेयरिंग डायरेक्ट आता है कि भैया वो अलायंस बना लिया पार्टी ने, अलायंस मतलब चुनाव के पहले ही साथ में मिल गया कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, है ना, जैसे कि भाई इंडिया अलायंस जो हो गया, है ना, तो जिसके अभी कांग्रेस भी है उसमें। अच्छा, ये नीतीश बाबू जो है, नीतीश कुमार जी, ये तो अब बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी के अलायंस में आ गए हैं, और इनके सहयोग से ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। ठीक, तो व्हेन 2 or more parties form an alliance to contest election, तो इसको बोलते हैं हम कोलिजन गवर्नमेंट। जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में मिलती हैं, है ना, गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम कोलिजन गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा। तो इंडिया में मेजर 2 अलायंस हैं अभी। एक बीजेपी का अलायंस है जिसको बोलते हैं NDA, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और एक है ना इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस, है ना, जैसे भी आप बोलना चाहें, लेकिन ज्यादा बेहतर इंडिया अलायंस ही लगता है क्योंकि ये मिलकर इंडिया बनता है। ठीक है ना, ऐसा कहना है विपक्ष का। चलो, तो आगे देखते हैं। तो कोलिजन गवर्नमेंट, ध्यान रखना। अब एक फिर से कैरिकेचर आता है ना, कि पावर शेयरिंग इन कोलिजन गवर्नमेंट। तो कोलिजन गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग इंश्योर होती है। तो एक कार्टून के माध्यम से समझाया गया है। ये जर्मनी का है। ये एक कार है यहां पर जिसमें 2 स्टीयरिंग है। ठीक, देखो, कोलिजन गवर्नमेंट चलाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सभी जितने भी ग्रुप्स टेक पार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट में, या जितनी भी पार्टीज टेक पार्ट कर रही हैं, वो अलग अलग आइडियोलॉजीज की हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी आइडियोलॉजीज के हिसाब से गवर्नमेंट चले। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सभी दलों को जब भी एक कोलिजन गवर्नमेंट होती है। तो देखो, यहां पर समझाया गया है, द कार्टून एट द लेफ्ट रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रनिंग द जर्मनीज ग्रैंड कोलिजन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स 2 मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री। तो 2 मेजर पार्टी हैं जर्मनी में। फॉर एग्जाम्पल, जो कौन कौन सी पार्टी है,
नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दो पार्टियों ने, दो मेजर पार्टियों ने मिलकर ही गवर्नमेंट बना ली। ठीक, अगर मान लो यही अपन इंडिया के एग्जाम्पल में लें तो इंडिया में आप ये मान के चलो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर गवर्नमेंट बना रही है। ठीक, तो इस प्रकार का कुछ घटना हुई थी जर्मनी में। द टू पार्टीज आर हिस्टोरिकली राइवल्स टू ईच अदर, एक दूसरे के विरोध में थी। दे हैड टू फॉर्म ए कोलिजन गवर्नमेंट बिकॉज नाइदर ऑफ देम गेट क्लियर मेजोरिटी ऑफ सीट्स ऑन देयर ओन। तो उनके खुद के बेस पर या खुद के दम पर उनको सीट्स नहीं मिली पूरी इन 2005 इलेक्शन। दे टेक डाइवर्जेंट पोजिशंस ऑन सेवरल पॉलिसी मैटर बट स्टिल जॉइंटली रन द गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो बहुत सारे मुद्दों पर उनके जो व्यूज थे वो डाइवर्जेंट थे, एक दूसरे से अपोजिट थे, पर फिर भी मजबूरी में उनको गवर्नमेंट चलानी पड़ी। ठीक, अब ऐसी गवर्नमेंट जब चलती है तो वो कॉम्प्रोमाइज वाली गवर्नमेंट होती है, मतलब पावर आप सभी से शेयर करना पड़ रही है। ठीक, तो पावर शेयरिंग, तो जो कोलिजन गवर्नमेंट होती है, कोलिजन गवर्नमेंट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। पर देखो कोलिजन गवर्नमेंट के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ठीक, कोलिजन गवर्नमेंट में वही गवर्नमेंट जो होती है बहुत धीरे चलती है, डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली और एफिशिएंटली नहीं हो पाती है, ये सब भी समस्याएं हैं, पर हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम केवल पावर शेयरिंग को समझ रहे हैं। तो ये कार है भैया, दो स्टेयरिंग है ना, तो एक कार जिसमें दो स्टेयरिंग है उसको चलाना कितना मुश्किल होगा, यही बताया गया है एग्जाम्पल से। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो जर्मन गवर्नमेंट जो कार है इसको दो स्टेयरिंग है, यहां पर दो पार्टीज बैठी हैं और दोनों अपने हिसाब से चलाना चाह रही हैं, तो अगेन इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आते हैं अपन प्रेशर ग्रुप्स के। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? तो इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। ये ग्रुप्स क्या करते हैं? ये ग्रुप्स कहीं ना कहीं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं गवर्नमेंट पे, जो भी उस ग्रुप के इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से लॉज बनाओ, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाओ। तो ये प्रेशर ग्रुप्स का बहुत तगड़ा रोल होता है गवर्नमेंट में, ध्यान रखिए। एग्जांपल बता रहा हूं प्रेशर ग्रुप्स का। ठीक, देखिए जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को बोलते हैं फिक्की। तो ये फिक्की क्या करती है? जो भी गवर्नमेंट लॉज लेके आती है इंडस्ट्रीज पर, कॉमर्स पर, तो ये फिक्की अपने सुझाव देती है भाई कि भाई आप लॉज ऐसे बनाएं, इससे फायदा होगा इंडस्ट्री और कॉमर्स को, है ना। ऐसे ही एसोचैम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो गवर्नमेंट भी इन ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाती है, कोई भी लॉ अगर वो इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेटेड बनाती है तो इन इंडस्ट्रीज से फीडबैक लेती है। तो एक तरीके से क्या हो गया, इन ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट में एक से मिल रहा है। ठीक, तो यही तो पावर शेयरिंग है भैया, आपको गवर्नमेंट और गवर्नेंस में आपका से मिले। ठीक है, आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से वो कहने का अधिकार मिले, दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, एनएसयूआई हो गया। अब ये एबीवीपी, एनएसयूआई ये स्टूडेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये स्टूडेंट वेलफेयर के मुद्दे उठाते हैं गवर्नमेंट्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट के सामने। ठीक है ना। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया, आरएसएस, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से एक प्रेशर ग्रुप है जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाता है, जो इनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है ना, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं ऐसे प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे ही मुस्लिम जो है वो भी कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी है, जमात इस्लामी हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया। तो ये कहीं ना कहीं अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के हिसाब से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, ताकि गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में इन लोगों के इंटरेस्ट को भी इंक्लूड कर सके। ठीक, तो इनको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। तो ये डेफिनेशन है भैया प्रेशर ग्रुप्स की, लिखना है इसको। अ प्रेशर ग्रुप्स आर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सर्ट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कंट्री टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट एंड टू एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। तो उनके इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए तो कई प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, प्रोफेशनल ग्रुप्स, एग्रेरियन यानी कि एग्रीकल्चर ग्रुप्स, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ग्रुप्स। ठीक, तो ध्यान रखिए डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देखो, याद करो, डेफिनेशन याद करो। ठीक, तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं ताकि इनके हिसाब से या इनके आइडियोलॉजी के हिसाब से या इनके इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन मेकिंग हो सके। ठीक है, चलिए, तो इंटरेस्ट ग्रुप भी हो गया। ठीक, अब आते हैं अपन सोशल मूवमेंट्स पर। तो बहुत सारे आंदोलन भी होते हैं हमारे देश में। तो आंदोलन का मतलब क्या है कि अगेन प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, ऐसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन हो गया, है ना, अन्ना जी का आंदोलन था। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो।
ठीक, चिपको मूवमेंट था, तो गवर्नमेंट ने मान लो लॉ बनाया कि भाई पेड़ काटना है, वहां के लोगों ने मूवमेंट कर दिया, चिपको मूवमेंट, ठीक, तो गवर्नमेंट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो एक तरीके से ये सोशल मूवमेंट जो होते हैं ये भी गवर्नमेंट पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को पावर शेयर करनी पड़ती है। मतलब उनकी इच्छा से काम हो रहा है, मतलब पावर शेयरिंग हो रही है, जाहिर सी बात है। ठीक, तो सोशल मूवमेंट्स आर जॉइंट एफर्ट्स बाय सिटीजंस, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज बाउंड बाय सिमिलर गोल्स हु ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू एक्ट एंड ओवरकम देयर कंडीशंस। ठीक है ना, ये डेफिनेशन पढ़िएगा। ठीक, तो कहने का मतलब तो हमने ये पढ़ा कि भाई किस प्रकार से, है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स ये सब मिलकर किस प्रकार से एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जहां पर ये लोग गवर्नमेंट पर प्रेशर एक्सर्ट करके पावर शेयरिंग करने पर मजबूर करते हैं, है ना, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको। क्लियर है? चलिए फिर आते हैं अपन नेक्स्ट। हाँ, फर्दर अब ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने पावर शेयरिंग के, है ना। तो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पावर शेयरिंग, हु इज शेयरिंग पावर विद हुम। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें और बेहतर समझ में आएगा कि पावर शेयरिंग क्या होती है। ठीक है ना, चलिए। तो विच आर द 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग डू दीज रिप्रेजेंट। तो हमने जो 4 टाइप्स देखे अभी, कौन कौन से 4 टाइप्स? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, पावर शेयरिंग थ्रू सोशल ग्रुप्स, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट्स और प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है ना, तो इन चारों के हिसाब से अपन ये एग्जांपल देखते हैं और अपने को बताना पड़ेगा कि ये एग्जांपल इन चारों में से कौन सा पावर शेयरिंग का फॉर्म बता रहा है। देखो एग्जांपल, द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए, ऑर्डर्स दिए, ठीक, टू इमीडिएटली टेक एक्शन एंड इंप्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द 2000 ऑड चिल्ड्रन एट 7 चिल्ड्रंस होम इन मुंबई। तो अब ये कोई अनाथ आश्रम होगा, वहां पर बच्चों की कंडीशन खराब होगी, तो मुंबई हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि भैया इन बच्चों को देखो जाके और ये इनका जो लाइफ है उसको बेहतर करो। ठीक, तो ये किसका एग्जांपल है? देखो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो एक ऑर्गन हो गया जुडिशरी, दूसरा ऑर्गन हो गया एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को उसका काम करने पर मजबूर कर रहा है। समझ में आई बात? ठीक, तो हियर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक, तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच पावर शेयर हुआ है, ध्यान रखिए। चलो फर्दर देखते हैं फिर। द गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो स्टेट इन कनाडा। तो कनाडा में एक स्टेट है ऑन्टेरियो स्टेट, हैज एग्रीड टू लैंड क्लेम सेटलमेंट विद एबोरिजिनल कम्युनिटी। तो जो वहां की ओरिजिनल कम्युनिटी थी, वहां पर मूल निवासी जिनको बोलते हैं। द मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर नेटिव अफेयर्स अनाउंस दैट द गवर्नमेंट विल वर्क विद एबोरिजिनल पीपल इन ए स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। तो गवर्नमेंट और जो वहां के मूल निवासी हैं उनके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन में काम होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हियर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन द एबोरिजिनल्स एंड द अदर सोशल ग्रुप्स। तो अदर सोशल ग्रुप्स और एबोरिजिनल जो है आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन से रहेंगे, तो उनके बीच में एक तरीके से पावर शेयर हो रही है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया भैया? पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स का। ये वाला पावर शेयरिंग किसके बीच? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एग्जांपल है। ठीक, जहां पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को बता रही है क्या करना है आपको, आप अपना काम अच्छे से करें। ठीक है, फर्दर देखो, तो रशियाज 2 इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज। तो रशिया की 2 पॉलिटिकल पार्टीज है इन्फ्लुएंशियल, द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेज एंड द लिबरल याब्लोको मूवमेंट एग्रीड टू यूनाइट देयर ऑर्गेनाइजेशंस इनटू ए स्ट्रॉन्ग राइट विंग कोलिशन। तो उन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट बना के दोनों पार्टी ने आपस में मिलकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का फैसला लिया। दे प्रपोज टू हैव अ कॉमन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन। दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। तो जब 2 पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी तो जाहिर सी बात है ज्यादा पावरफुल होंगी। ठीक, और यही कोलिजन गवर्नमेंट या अलायंस होता है, फ्रंट होता है। ठीक, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये काहे का एग्जांपल है? प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज वाला एग्जांपल है। ठीक, हियर द पावर इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन एसपीएस एंड लिबरल याब्लोको मूवमेंट। तो एसपीएस और 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोलिजन में आ रहे हैं और वो पावर शेयर करके रूल करेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट्स इन नाइजीरिया got together, demanded that the federal government declares its source of income।
तो अब बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट साथ में आके सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रही हैं कि भैया अपने आप सोर्स ऑफ इनकम बताओ क्या है आपके। दे ऑल्सो वांटेड टू नो द फॉर्मूला बाय विच द रेवेन्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू देते हो। तो एक तरीके से ये क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। स्टेट साथ में आके सेंटर से पूछ रहे हैं कि भैया पैसे कहां से लाते हो और आप हमें किस प्रकार से दोगे, स्टेट्स को कैसे रेवेन्यू को शेयर करोगे। ठीक, तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमॉन्ग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स। हियर द पावर इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 4 एग्जाम्पल हैं पावर शेयरिंग के। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी करवाऊंगा जब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन आंसर ही करवाने वाला हूं। ठीक, तो कंटेक्चुअल लेवल पे या कंटेंट इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो क्वेश्चन आंसर पे होगा। ठीक, तो इन तीनों लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, जो मैं लिखवा रहा हूं साथ साथ लिखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ईच एंड एवरी चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपन पूरे सोशल स्टडीज का। ठीक, तो बच्चों इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।